हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपको क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम पर दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें लास्ट टॉपिक में हमने संप्रभुता के सिद्धांत पर चर्चा की थी, डिस्कस किया था, जिसे हमने बहुत ही व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास किया है। दोस्तों आज के इस सेशन में, सेशन नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत के साथ ही साथ हम ये जानने का प्रयास करेंगे, ये देखने का प्रयास करेंगे कि शक्ति पृथक्करण एक्चुअली में क्या होता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो शक्ति पृथक्करण की जहां चर्चा हो रही है तो ये किस किस के बीच में शक्ति पृथक्करण का विश्लेषण करता है। दरअसल शक्ति पृथक्करण की जो बात हो रही है दोस्तों, इस शक्ति पृथक्करण को किस किस 2 या 3 अंगों के बीच में पृथक्करण को फोकस करता है। ठीक है, तो इसको जानने के साथ ही साथ में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हम डाउट सेशन के लिए एक्चुअल डाउट सेशन भी हम साथ में रखते हैं क्लास के एंड में, और साथ ही साथ में इसके साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी सुविधाएं भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको पढ़ते वक्त कोई भी डाउट ना रहे। जो भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करवा रहा हूँ दोस्तों, उससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से उसको सोल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर नोट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम आती है तो नोट्स के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, और वहां से सभी नोट्स जितने भी मैं यहाँ पर आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाता हूँ, इसी प्रकार की ये पीडीएफ आपको उस चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। आप वहां से डाउनलोड करके अपने नोट्स इसके माध्यम से, इसकी सहायता से आप अपने नोट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। इससे पहले कि डायरेक्ट हम अपने सेशन पे यूनिट पे जाएं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन सी यूनिट को दोस्तों पढ़ रहे हैं, और इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट अभी तक हमारी चल रही है दोस्तों, और ये जो सिलेबस है हमारा, ये सिलेबस बीए प्रथम वर्ष का जो सिलेबस है दोस्तों, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टोटल क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत सेकेंड यूनिट हमारे भी चल रही है। इसमें हम राज्य के आवश्यक तत्व, कार्य और उत्पत्ति के सिद्धांत हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद में दोस्तों राष्ट्रीयता की अवधारणा को कंप्लीट किया है, और लास्ट इसके बाद में जो लास्ट क्लास थी हमारी वो संप्रभुता का सिद्धांत पर थी दोस्तों। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज आप जो है उन क्लासों को एक बार देख ले, उन वीडियो को एक बार देख ले, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होता चले। और उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस दो पार्ट में, एक्चुअली वो संप्रभुता का सिद्धांत वाला टॉपिक बना हुआ था, तो दोनों पार्ट की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, और या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, शक्ति पृथक्करण। दोस्तों शक्ति पृथक्करण अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। एक्चुअली जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, शक्ति पृथक्करण होता क्या है, इसका सिर्फ बेसिक आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। बीए फर्स्ट ईयर में आप शक्ति पृथक्करण से संबंधित सिर्फ बेसिक पढ़ने वाले हैं। इसका डिटेल जो आपको करना है दोस्तों वो आपको मिलेगा सेकेंड ईयर की राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, कि शक्ति पृथक्करण क्या होता है, और राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र सेकेंड ईयर में, उसमें जब आप राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दोस्तों भारत के संविधान के अंदर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, और वहीं पर आपको शक्ति पृथक्करण, लोकतंत्र, संप्रभुता, इनका डिटेल देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट ईयर के अंदर हम सिर्फ उनके बेसिक पर बात कर रहे हैं, जिससे कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते चले। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम देख लेते हैं कि हम आज के इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करेंगे शक्ति पृथक्करण का अर्थ। हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में शक्ति पृथक्करण होता क्या है। शक्ति और पृथक्करण, जैसा कि नाम से दिख रहा है यहाँ पर कि शक्ति अर्थात शक्ति यानी पावर, उसका पृथक्करण शक्ति को अलग अलग करना। ठीक है, तो किस किस के बीच में शक्ति को अलग करने की बात यहाँ पर चल रही है, इस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। सेकंड हम देखेंगे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इसका एक सिद्धांत दिया गया है मोंटेस्क्यू साहब के द्वारा। तो मोंटेस्क्यू साहब ने किस प्रकार से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, ये भी देखेंगे कि क्या इनसे पहले भी किसी और ने शक्ति पृथक्करण पर कोई सिद्धांत दिया था। ठीक है, और इनका सिद्धांत एक्चुअल में है क्या, और लास्ट में मोंटेस्क्यू साहब के जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था, इसकी आलोचनाओं पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन आज का। इसके अंतर्गत दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आया हूं।
पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद में आप कोशिश करेंगे इन प्रश्नों का आंसर लिखने की, ठीक है। और जो प्रश्न मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराने जा रहा हूँ, जो प्रश्न मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, इन प्रश्नों को एक बार आप अच्छे से पढ़िए। इनसे संबंधित ही पूरा टॉपिक आपको अंदर मिलेगा, ठीक है। अगर आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है तो आपको फिर उसकी चाहे उस टॉपिक से संबंधित चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा कर आ जाए, एग्जामिनर कितना भी घुमाकर आपको क्वेश्चन दे, उसका आंसर लिखने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन की जो प्रकृति है उसको समझते चलिए, किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके लिए अपने माइंड को 360 डिग्री तक घुमा के रखिए कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। अगर आपने एक बार ये कला सीख ली, कोई टॉपिक क्लियर करने के बाद में अगर उस टॉपिक पर दोस्तों अगर आपकी बुक में 2 या 3 क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने इस टॉपिक पर 3 क्वेश्चन आपको यहाँ दिए हैं, अगर इन 3 क्वेश्चनों को आप 10 क्वेश्चन बना सकते हो या 20 क्वेश्चन बना सकते हो दोस्तों, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है आपके माइंड का 360 डिग्री तक यूज कर रहे हैं, ठीक है। और वो होना आवश्यक है। अगर आप बीए के बाद कोई अन्य एग्जाम की तैयारी के लिए प्रिपेयर अभी से होना चाहते हैं, अभी से हो रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फील्ड में आते हैं, आप देख रहे हैं कि कितना कंपटीशन है, अगर उस फील्ड में जाना चाहते हैं, कंपटीशन की, आईएएस की, पीसीएस की, किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने माइंड को 360 डिग्री तक यूज करना होगा, ठीक है। चलिए, तो 3 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। प्रथम है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सेकंड, मोंटेस्क्यू का सिद्धांत या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समझाइए और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आलोचना कीजिए। ये सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कुछ घुमा हुआ नहीं है, डायरेक्टली इसमें पूछ लिया गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो घुमा फिरा कर आएंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। चलिए, सबसे पहले जैसा कि हम शुरू से करते आए हैं, हर एक टॉपिक को उठाने से पहले, उसको रीड आउट करने से पहले हम उसका एक व्यवहारिक अध्ययन करते हैं, उसे व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से इस टॉपिक पर भी दोस्तों हम सबसे पहले उसका व्यवहारिक अध्ययन करेंगे, उसको व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में शक्ति पृथक्करण होता क्या है, ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए आप सब कुछ भूलिए, सब छोड़िए, ठीक है। आप ये मान लीजिए शक्ति पृथक्करण क्या होता है आप नहीं जानते हैं। चलिए, आप ये तो जानते हैं कि हर एक देश में एक सरकार होती है, ठीक है। सरकार होती है, आप अच्छे जानते हैं। सरकार क्या करती है, कुछ कानून बनाकर लेकर आती है और उन कानूनों के माध्यम से हमारा देश चलता है। ये लगभग सभी जानते हैं, जो पढ़ते हैं वो भी जानते हैं और जो नहीं पढ़ते वो भी जानते हैं कि सरकार कानून बनाती है और कानूनों से ही देश चलता है, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सब समझते हैं, सब जानते हैं। इसके अलावा अब आप पढ़ते हैं दोस्तों, आप बीए कर रहे हैं, तो अब आप थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और अब ये समझिए कि क्या जो कानून सरकार लेकर आती है, जो कानून गवर्नमेंट लेकर आती है जनता के लिए, क्या वो एक ही व्यक्ति के माध्यम से बना दी जाते हैं? क्या सरकार कोई एक इकाई है? क्या उस सरकार के माध्यम से सब कुछ कर दिया जाता है? क्या किसी अन्य का उसमें कोई योगदान नहीं होता है? क्या कोई कानून आता है तो क्या कानून को लाना ही पर्याप्त होता है? उस कानून का संचालन भी करना होगा। हो सकता है 2-3 स्टेप हो, 4 स्टेप हो, 5 स्टेप हो किसी भी कानून को आने की। जैसे कि मान लीजिए कोई कानून बनता है, वो फिर मार्केट में आता है, मार्केट अर्थात जनता के बीच में आता है। अब हो सकता है कि उस कानून का उल्लंघन कोई करता हो, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? समझ रहे बात को? तो इसी प्रकार से कोई भी देश, कोई सा भी राष्ट्र हो दोस्तों, सरकार के अंदर 3 अंग होते हैं। 3 अंग अर्थात 3 पार्ट होते हैं हर एक गवर्नमेंट के, ठीक है। उस तीनों पार्ट में से एक अंग होगा जो इस प्रकार का कोई कानून बनाएगा, ठीक है। सिर्फ बनाएगा, ऑन रिकॉर्ड फाइल बना के देगा, ठीक है। फिर उस कानून को वो उठा करके दूसरे अंग को अर्थात शासन के दूसरे हिस्से को पकड़ा देंगे और वो जो है पूरे देश में उस कानून को संचालन करेंगे, है ना। उस संचालन के दौर में अगर कोई व्यक्ति या फिर वो कानून एक दूसरे के अधिकारों का अगर उल्लंघन करता हो सकता है कि कानून इस प्रकार का बना दिया गया है जो जनता के अधिकारों का हनन कर रहा हो, जनता के अधिकारों को छीन रहा हो, तो ऐसे में जनता कहां जाएगी?
तो जनता उस तीसरे अंग के पास जाएगी, सरकार के उस तीसरे अंग के पास जाएगी जो जनता को सुरक्षा प्रदान करेगा उस कानून से। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी देश में दोस्तों किसी भी देश में किसी भी कानून के संचालन के लिए, उसको संचालित करने के लिए सरकार के 3 अंग होते हैं और तीनों अंगों की ही दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। अब मुझे ये बताइए कि जो तीनों अंग है, एक कानून बनाने वाला, एक कानून को संचालित करने वाला पूरे देश में, और एक उस कानून से जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाला, अगर तीनों एक ही व्यक्ति हो तो मुझे बताइए कि क्या कानून से जनता के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि अगर वही व्यक्ति कानून बनाएगा तो उस कानून में क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर कानून बनाने वाला ही अगर संचालित करेगा पूरे देश में, पूरे राज्य में, तो वो अपने मनमाने तरीके से उस कानून का संचालन करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक सिद्धांत दिया गया है कि जो ये तीनों अंग है, इन तीनों अंगों को अलग अलग कर दीजिए, तीनों की शक्तियों को एकदम अलग अलग कर दीजिए, जिससे कि एक दूसरे पर किसी का नियंत्रण ना हो। और दोस्तों ये तीनों अंग होते हैं, एक अंग को बोला जाता है विधायिका, जो कानून निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा होता है कार्यपालिका, जो कानून का संचालन करता है। ठीक, और एक होती है न्यायपालिका, ठीक है, जो कि जनता के अधिकारों की रक्षा करता है उस कानून से। क्लियर हुए तीनों? तो इन तीनों अंगों के बीच में ही दोस्तों शक्तियों का पृथक्करण हो, ऐसा इस सिद्धांत के द्वारा कहा जा रहा है। अब यह सिद्धांत कहां तक उचित है, कहां तक अनुचित है, इसका भी अब हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने ये व्यवहारिक अध्ययन समझ लिया है, व्यवहारिक रूप से समझ लिया है कि शक्ति पृथक्करण एक्चुअली होता क्या है और किस किस के बीच में शक्ति पृथक्करण की बात यहाँ पर हो रही है, इसको आपने भली भांति प्रकार से समझ लिया है। अब जो हम बात करेंगे दोस्तों, अब बात करेंगे इसका स्टैटिकल अर्थात थ्योरेटिकल, इसका अर्थ क्या हो सकता है, किताबी भाषा में इसका अर्थ क्या हो सकता है, उसको भी अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। राज्य नाम की एक अमूर्त संस्था के संचालन के लिए सरकार नाम की मूर्त संस्था का गठन किया जाता है। सरकार अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करती है। तो पहले पॉइंट का बोलना दोस्तों ये है कि राज्य एक अमूर्त संस्था है। राज्य कोई मूर्त तो नहीं है, अमूर्त और मूर्त मेरे ख्याल से आप समझते हैं। ठीक है, तो राज्य एक अमूर्त संस्था है और इस राज्य के संचालन के लिए ही सरकार नामक एक मूर्त संस्था का गठन किया जाता है। आप मूर्त अमूर्त छोड़ दीजिए, भूल जाइए, आप बस इतना याद रखिए कि राज्य के संचालन के लिए सरकार का गठन किया जाता है। और वो जो सरकार होती है दोस्तों, सरकार जो होती है वो सरकार भी अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करती है। अब जरा ये समझिए कि अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो भी सरकार कहलाएगा, अगर कोई किसी स्टेट का मुख्यमंत्री है तो वो भी सरकार कहलाएगा, अगर राष्ट्रपति साहब है तो वो भी सरकार है ना, राज्यपाल है तो वो भी सरकार। इस प्रकार से अगर कोई छोटा सा एक प्रशासनिक अधिकारी भी है तो वो भी एक सरकार के अंदर ही आता, सरकार का ही रूप होता है वो भी। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी सरकार के अंग है, चाहे वो व्यवस्थापिका में कोई मंत्री हो, चाहे कार्यपालिका में कोई वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे न्यायपालिका में कोई भी न्यायपालिका का कोई भी, चाहे वो अगर हम बोले कि कोई जज हो सकता है, सरकारी एडवोकेट हो सकता है, या कहे कि उस कार्य क्षेत्र में, उस कोर्ट के कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई भी अधिकारी होगा दोस्तों, जो न्याय क्षेत्र से जुड़ा होगा, वो सबके सब न्यायपालिका के अंतर्गत कहलाते हैं। तो ये भी सरकार का ही एक रूप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक अकेली सरकार अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करती है। अब यहां समझने वाली चीज क्या है, सिर्फ इतना कि राज्य के संचालन के लिए एक सरकार का गठन किया जाता है और वो सरकार जो होती है, सरकार विभिन्न अंगों, अलग अलग अंगों के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करने का प्रयास करती है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान द्वारा सरकार के विभिन्न अंगों को कुछ कार्य, शक्ति, अधिकार, कर्तव्य सौंपे जाते हैं और इनका कार्य, शक्ति, कर्तव्य का सरकार के कुशल संचालन की दृष्टि से विभिन्न अंगों के लिए स्पष्ट विभाजन किया जाता है।
जिस देश में संविधान होता है दोस्तों, जो देश संवैधानिक नियमों के माध्यम से संचालित होता है, उस देश के अंदर एक विशिष्ट विशेषता होती है कि सरकार के जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों को स्पष्ट शक्तियां दी जाती है, अलग अलग शक्तियां दी जाती है, ताकि वो एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना कर सके, विधायिका कार्यपालिका को जो है प्रतिबंधित ना कर सके, प्रेरित ना कर सके, उसको जो है उस पर कोई भी कोई प्रतिबंध, मतलब अनायास जो प्रतिबंध होते हैं, जो अनुचित प्रतिबंध होते हैं, ऐसे प्रतिबंध ना लगा पाए। ठीक है, न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप न कर पाए। तो इस प्रकार से तीनों अंगों को अलग अलग इसी प्रकार से रखा जा सकता है कि तीनों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की जाए। ठीक है, और ये कार्य कौन करता है दोस्तों? तो ये कार्य करता है किसी भी देश का संविधान। नेक्स्ट, अतः सरकार के विभिन्न अंगों के बीच कार्य एवं शक्तियों और कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन ही शक्ति पृथक्करण होता है। सरकार के विभिन्न अंगों में सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन ही शक्ति पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। इसका अर्थ एकदम सटीक है दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इस क्लास को पूरे फोकस से देख रहे हैं, पूरे बिल्कुल निश्चिंत होकर शांत स्वभाव से देख रहे हैं, और अगर आप यह पढ़ने के स्वभाव से आए हैं, पढ़ना चाहते हैं, और आप अगर वास्तविक रूप से इसको समझना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इस पूरे टॉपिक में आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना तो अभी तक आई होगी और ना ही आगे कोई प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ शक्ति पृथक्करण, संप्रभुता, राज्य वगैरह, ये सब दोस्तों कुछ भी डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं इसके अंदर, सब एक व्यवहारिक है, सब सिंपल है। कहीं ना कहीं आपने सब जगह सुना हुआ हो। ठीक है, सब कुछ सुन रखा है। शक्ति पृथक्करण सिर्फ नाम नया है, बाकी इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है ना, सब आपको पता है, टोटल पता है आपको कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका। अरे सुप्रीम कोर्ट को नहीं जानते हो आप? हाई कोर्ट को नहीं जानते हो क्या? जो मध्यम जो भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको नहीं जानते हो? ये सब मिला देंगे तो ही न्यायपालिका बन जाएगी। ठीक है, जितने भी मंत्री होते हैं, क्या कभी आपने मंत्रियों का नाम नहीं सुना है? मंत्री नाम नहीं सुना आपने? वो मंत्री क्या होता है दोस्तों? विधायिका का एक सदस्य होता है। ठीक है, हवलदार है, जितने आपके पुलिस थाने कभी थाने पे गए हो, वो सब क्या होते हैं? वो कार्यपालिका के हिस्से हैं। तो कार्यपालिका अर्थात जो कानून का संचालन करते हो, प्रशासनिक अधिकारी जो भी होते हैं, जो पूरा प्रशासन संभालता है, वो प्रशासन ही दोस्तों कार्यपालिका विभाग कहलाता है। न्यायपालिका विभाग कौन कहलाएगा? पूरा न्यायालय। ठीक है, और विधायिका विभाग कौन कहलाएगा? जो कानून का निर्माण करते हैं, जो संसद में बैठते हैं, वो विधायिका कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से तीन अंग होते हैं, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आप समझते चलिए इसको। क्लास को पूरे फोकस से देखिए। अगर क्लास पे आपका पूरा 100% फोकस है तो मैं बता रहा हूं कि एक भी चीज यहां से आपके माइंड से मिस आउट नहीं होगी, और सब कुछ आपको पता है, बस उसको क्रम देना आपका यहाँ पर कार्य है दोस्तों। और पूरा बीए का अध्ययन वही है, पूरा बीए हमारे समाज में जो चल रहा है, जो घटित हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने की संभावना है, उन सब पे ही टिका हुआ है पूरा बीए का अध्ययन। ठीक है, इसलिए इसको ज्यादा डिफिकल्ट लेकर ना चले। लेकिन इसके अंदर दोस्तों डिफिकल्ट तो नहीं है, परंतु इसके अंदर समझने के लिए एक पूरा सागर भरा हुआ है दोस्तों। हिंद महासागर से भी बड़ा प्रशांत महासागर, ये मान लीजिए कि प्रशांत महासागर जैसा पूरा ज्ञान का सागर भरा हुआ है पूरे बीए के अंदर। अगर आप पूरी बारीकी से बहुत समझकर इसका अध्ययन करते हैं तो यकीन मानिए कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी अन्य सब्जेक्ट आपको इतना नॉलेज नहीं दे सकता जितना कि आपको ये बीए दे सकता है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी शक्ति पृथक्करण की परिभाषा की बात कर लेते हैं दोस्तों। परिभाषाओं में मुझे यहाँ पर एक ही सटीक ज्यादा लग रही थी, गेटिल साहब की परिभाषा। उनका कहना क्या है इसके ऊपर जरा इसको समझ लेते हैं। सरकार के तीनों प्रमुख कार्य अलग अलग व्यक्तियों द्वारा संपादित होने चाहिए और तीनों विभागों के कार्य क्षेत्र इस प्रकार सीमित होने चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र बने रहे। गेटिल साहब ने कोई नई बात नहीं बोली है, जो मोंटेस्क्यू साहब ने परिभाषित किया है, अर्थ दिया है, उसी के अकॉर्डिंग ही इन्होंने परिभाषा दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार के जो तीनों अंग है, तीनों अंगों के पास अलग अलग शक्तियां होनी चाहिए, और इतनी शक्तियां होनी चाहिए, इतनी सीमित अर्थात इतनी ही शक्तियां होनी चाहिए कि वो किसी और के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मोंटेस्क्यू
साहब की। मोंटेस्क्यू क्या बोलते हैं शक्ति पृथक्करण पर, इसको दोस्तों हम जरा इसको स्टैटिकल रूप से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के क्या विचार है किसी भी लॉ को लेकर, किसी भी जो है कॉन्सेप्ट को लेकर, किसी भी वस्तु को लेकर कौन क्या सोचता है, ये कोई अन्य व्यक्ति उसको बिना पढ़े बिना समझे नहीं बता सकता। ठीक है, जब तक हमारे अर्थ की बात थी दोस्तों, तो अर्थ की जब हमने बात की तो अर्थ परिभाषाओं में उसको समझना एक व्यवहारिक अध्ययन उसको कह सकते हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने विचार रख रहा हो तो उस व्यक्ति के विचारों को उसी के शब्दों में समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब जरा ये देखने का प्रयास करते हैं कि मोंटेस्क्यू साहब क्या बोलते हैं शक्ति पृथक्करण पर। इनका कहना है कि 18वीं शताब्दी में, चलिए सबसे पहले इस स्लाइड में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि मोंटेस्क्यू साहब का एक छोटा सा परिचय, कि किस प्रकार से मोंटेस्क्यू ने किस प्रकार से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, इन्होंने ही क्यों दिया, किसी और ने क्यों नहीं दिया, क्या इनके अलावा इनसे पहले किसी और ने भी शक्ति पृथक्करण जैसा शब्द इस्तेमाल किया था या नहीं, और अगर किया था तो वो कौन थे, और नहीं किया था तो इन्होंने कैसे शुरुआत की। दरअसल इनके दिमाग में ये चीज आई कैसे कि शक्ति पृथक्करण जैसी भी कोई चीज होती है और होनी चाहिए। तो इनका एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं, ताकि आपको जब ये स्लाइड पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आता चलेगा। मोंटेस्क्यू साहब जो थे दोस्तों ये फ्रांस के थे। ठीक है, जब ये थे तो उनके समय में वहां का जो सम्राट हुआ करता था, आपने कई बार कहीं हो सकता है किसी फिल्म में भी आपने नाम सुना होगा, मूवी में नाम सुना होगा, फ्रांस के जो फ्रांस के सम्राट राजा हुआ करते थे लुई 14वां। ठीक है, लुई 14वां ये एक उपाधि का नाम है, वहां के सम्राट की उपाधि का नाम है। ठीक है, तो दोस्तों जब उनका शासन था उस समय, तो उस समय फ्रांस में निरंकुश शासन था, अर्थात कि पूरे शासन की जितनी भी शक्तियां थी वो अकेले उस सम्राट उस राजा में निहित थी। वो अकेला व्यक्ति ही जो है पूरे शासन का संचालन करता था, पूरे अधिकारों का इस्तेमाल वो अकेला ही करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता था कि शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा था उस समय, निरंकुश शासन तंत्र था, जो राजा चाहता था वो होता था। ऐसे में जनता के पास कोई अधिकार नहीं थे, जनता स्वतंत्र नहीं थी। ठीक है, किसी भी प्रकार से दोस्तों वहां पर राष्ट्र के उत्थान के लिए, ये कहें कि उसके डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसे कार्य नहीं हो रहे थे, जिससे लगभग सभी परेशान थे। तो इन जो निरंकुश शासन था इस प्रकार का दोस्तों, इससे मोंटेस्क्यू साहब बड़े परेशान हुए। इनको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं आई कि निरंकुश तंत्र की ये हमेशा आलोचना करते रहे। ठीक है, तो इसी बात से परेशान होकर इन्होंने फ्रांस छोड़ दिया। कब छोड़ा? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में फ्रांस छोड़कर ये इंग्लैंड पहुंचे, इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन पहुंचे। अब ब्रिटेन पहुंचकर क्या किया इन्होंने, वहां जाकर देखा तो वहां देखा कि सभी जनता स्वतंत्र है, वहां पर एक व्यवस्थित रूप से शासन का संचालन किया जा रहा है। इनको कहीं ना कहीं इनको लगा कि यहाँ पर जो है शक्ति पृथक्करण की सुविधा है, अर्थात सरकार के जितने भी तीनों अंग होते हैं, तीनों अंगों के पास शक्ति पृथक्करण की सुविधा है, शक्ति पृथक्करण है यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने ऐसा महसूस किया, मैं फिर बता रहा हूं महसूस किया। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि इंग्लैंड में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो मोंटेस्क्यू साहब वहां पहुंचे, फ्रांस छोड़ करके जैसे इंग्लैंड पहुंचे, तो इनको लगा इंग्लैंड में देखकर, इंग्लैंड में जनता को स्वतंत्र देख करके उनको ऐसा महसूस हुआ कि इंग्लैंड में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, और इनके दिमाग में वहीं से ये उपज जो है उत्पन्न हुई, कौन सी? शक्ति पृथक्करण की। और इन्होंने वहीं से लिखना शुरू कर दिया कि साहब अगर किसी देश में स्वतंत्रता लानी हो, जनता को अधिकार देने हो, जनता को स्वतंत्र बनाना हो, किसी देश का विकास करना हो, चरम स्तर तक विकास करना हो, तो उस देश में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होना अति आवश्यक है। ठीक है, हालांकि एक अलग बात थी कि ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण जैसा कोई सिद्धांत है ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी जनता वहां पर स्वतंत्र है। इस पॉइंट का हम आलोचनाओं के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे, जरा समझ रुक के रहिए। ठीक है, चलिए अब इस पार्ट को अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों, पूरा एक ही बार में समझ आता चला जाएगा। देखिए समझिए, 18वीं शताब्दी में फ्रांस के दार्शनिक मोंटेस्क्यू ही वह पहला व्यक्ति था जिन्होंने शक्ति पृथक्करण को राजनीतिक विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत बनाया। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं कि 18वीं शताब्दी में सबसे पहले शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अगर किसी ने दिया था तो वो थे मोंटेस्क्यू साहब। और कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। ठीक है, उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ स्पिरिट ऑफ लॉस
स्पिरिट ऑफ लॉ में इस सिद्धांत की व्याख्या की। चलिए यहाँ पर एक फैक्ट और जुड़ जाता है, और वो फैक्ट कौन सा है कि इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, उस किताब में शक्ति पृथक्करण जैसा कोई कंसेप्ट लिखा था। तो कौन सी किताब थी दोस्तों? स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें को समस्त शक्तियों का उपयोग अकेले करते देख और निरंकुश होते देख उन्हें ऐसे शासन से घृणा होने लगी। उन्होंने दुखी होकर फ्रांस छोड़ दिया तथा इंग्लैंड पहुंचे और इंग्लैंड की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया और पाया कि ब्रिटिश शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण पर आधारित है, इसलिए नागरिकों को अधिकार व स्वतंत्रताएं प्राप्त है। मोंटेस्क्यू का यह निष्कर्ष हालांकि गलत था। क्यों था? क्योंकि ब्रिटेन में ना तो उस वक्त शक्ति पृथक्करण था और ना आज के समय में शक्ति पृथक्करण है, लेकिन फिर भी जो है वहां पर जनता स्वतंत्र है। और इसी भावना से वशीभूत होकर मोंटेस्क्यू साहब ने शक्ति पृथक्करण की रचना कर डाली, स्पिरिट ऑफ लॉ किताब लिख डाली। ठीक है, तो बस इतनी सी व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए कि 18वीं शताब्दी में जो मोंटेस्क्यू साहब थे, इन्होंने फ्रांस छोड़ा। और फ्रांस छोड़ने का कारण क्या था कि वहां के जो सम्राट था वो निरंकुश शासन का संचालन कर रहा था, जो मोंटेस्क्यू को पसंद नहीं आया। और उन्होंने फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में जाकर देखा कि वहां पर जो है जनता स्वतंत्र है, वहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। इस कारण से उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत की रचना कर डाली और उसकी सभी विशेषताओं को लिख डाला। और वो जिसमें लिखा था वो कौन सी किताब थी दोस्तों? तो वो थी स्पिरिट ऑफ लॉ किताब। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम इनके आगे के अध्ययन की, कि आगे का अध्ययन मोंटेस्क्यू ने क्या कहा था उनके शब्दों में जरा समझते हैं। मोंटेस्क्यू के शब्दों में, जब विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है, किस किस की? विधायिका अर्थात कानून बनाने वाला अंग, सरकार का कानून बनाने वाला अंग। तो विधायिका और कार्यपालिका अर्थात संचालन करने वाला अंग। तो विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियां जब एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है तो किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये मोंटेस्क्यू साहब ने खुद लिखा था अपनी किताब में स्पिरिट ऑफ लॉ बुक में। ठीक है, क्योंकि राज्य या सीनेट मनमाने कानून पास करके जनता के अधिकार छीन सकती है, और वही यदि न्यायालय की शक्तियों को विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों से पृथक अलग नहीं किया गया तो स्वतंत्रता समाप्त होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो कुल मिलाकर के मोंटेस्क्यू साहब ने भी अपने शब्दों में यही बात दर्शाई है कि अगर विधायिका और कार्यपालिका को अलग अलग नहीं किया गया, एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में रखा गया, तो यह जनता को स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि जो कानून बनाता है अगर वही संचालित करेगा तो वो अपना मनमाने ढंग से संचालित करेगा। उसी प्रकार से विधायिका या कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी अगर अलग नहीं किया जाता है तो न्याय की उम्मीद आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके, तो इस प्रकार का दोस्तों इनका ये अध्ययन था। अब इसमें हम ये दो चीज और समझने का प्रयास करेंगे कि विधायिका और कार्यपालिका को अलग करना क्यों आवश्यक था, या कहें कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना क्यों आवश्यक है, और अगर इनको अलग नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, कौन सी घटना घट सकती है, या कहें कि किस प्रकार की स्वतंत्रता के छीनने का खतरा अति जो है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। चलिए, तो अगर न्यायपालिका और विधायिका, दोस्तों न्यायपालिका समझ रहे हैं ना? न्यायपालिका अर्थात कि मैंने अभी बताया तीनों अंग। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका जो कानून का निर्माण करती है, जो संसद में बैठते हैं, आपको सब पता, सभी मंत्रियों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। और एक होती है कार्यपालिका, जिसमें सारा पूरा जितना प्रशासनिक विभाग होता है दोस्तों, जिसमें पुलिस से लेकर के पटवारी, तहसीलदार, ये सारे अधिकारी आ जाते हैं, ये सब होते हैं कार्यपालिका। ठीक है, क्योंकि ये शासन जो कानून आता है वहां विधायिका से बनकर उसको संचालित करने का कार्य यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और जितने भी न्यायालय हैं, जितने भी कोर्ट है, वो सब के सब दोस्तों न्यायपालिका के अंदर आते हैं। ठीक है, ये 3 अंग सरकार के होते हैं। अब हम इन्हीं तीनों अंगों की बात कर रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं सबसे पहले कि न्यायपालिका और विधायिका अर्थात कि न्याय करने वाला और कानून बनाने वाला अगर दोनों एक हो जाए तो क्या होगा? तो स्वतंत्रता पर अत्यधिक नियंत्रण लग जाएगा दोस्तों।
विधायिका अर्थात न्याय कानून बनाने वाला और न्याय करने वाला अगर एक ही व्यक्ति होगा तो क्या होगा कि जनता को इतनी स्वतंत्रताएं नहीं मिल पाएगी, उन जनता के स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण लग जाएगा। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति कानून बनाएगा दोस्तों तो वो न्याय कभी भी नहीं कर पाएगा। अगर कानून में कोई कमियां होगी तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कभी भी नहीं स्वीकार करेगा कि मेरे कानून में कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो क्योंकि ऐसे न्यायाधीश ही विधि निर्माता भी होगा और न्याय करने वाला भी होगा, है ना। अगला था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका न्याय करने वाला अंग और कानून को संचालित करने वाला अंग अर्थात कार्यपालिका। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका अगर एक ही व्यक्ति के हाथों में होगी तो क्या होगा, तो शक्तियां मिली हो तो न्यायाधीश पूर्ण रूप से निरंकुश बन जाएगा। न्यायाधीश क्या होगा दोस्तों, पूर्ण रूप से निरंकुश बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि अगर कोई कानून है, संचालित भी वही कर रहा है और उसी ने जनता के अधिकार छीने हैं संचालित करके, और पता है कि वही न्याय करेगा। अगर जनता रोते हुए जाएगी भी तो किसके पास जाएगी, भाई मेरे पास ही आएगी ना। तो वो तो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मैंने तुम्हारे अधिकारों को छीना है। ठीक है, तो ऐसे में न्याय का गला घुट जाएगा, न्याय पूर्णतः समाज से समाप्त हो जाएगा, इसका खतरा हमेशा बना रहेगा। तो ये भी मोंटेस्क्यू साहब का कहना था। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ सब कहने का अर्थ यही है कि तीनों अंगों को पृथक रखना, तीनों अंगों को इतनी शक्तियां सीमित रूप से देना आवश्यक है कि तीनों शक्तियां, तीनों अंग एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में जो है हस्तक्षेप ना कर सके। तीनों अंग स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करते रहे, किसी को परेशान ना करे, किसी के क्षेत्र में जाकर उस पर हस्तक्षेप ना करे। अर्थात कोई न्यायपालिका सरकार को ना बोले कि आप ये कानून बनाइए, या फिर सरकार जो विधायिका है वो कार्यपालिका को नहीं बोले कि आप इस कानून को इस प्रकार से चलाइए। आपने कानून बना के दे दिया है, अब चलाना किस प्रकार से उसको चलाना है ये कार्य कार्यपालिका का है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी अपने अपने क्षेत्र में पृथक होना चाहिए, किसी का किसी पे नियंत्रण नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमारे आज के लेक्चर की ये लास्ट स्लाइड है और इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि मोंटेस्क्यू साहब ने, फ्रांस के दार्शनिक मोंटेस्क्यू साहब ने जो सिद्धांत दिया है शक्ति पृथक्करण का, ये किस हद तक उचित है और अगर अनुचित है तो किस प्रकार से अनुचित है। दोस्तों किन शब्दों को हम रखकर उसकी, इस सिद्धांत की हम आलोचना कर सकते हैं, ये देखने का हम इसके अंतर्गत प्रयास करेंगे। चलिए कुछ पॉइंट में इसके लिए लाया हूं जिसके माध्यम से इस सिद्धांत की आलोचना की जा सकती हो। प्रथम है ऐतिहासिक दृष्टि से यह दोषपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट इसको माना गया है कि यह ऐतिहासिक दृष्टि से दोषपूर्ण है। अब ऐतिहासिक दृष्टि से दोषपूर्ण किस प्रकार से है, आप इसका क्या अर्थ निकालेंगे जरा समझिए। जब मोंटेस्क्यू साहब ने यह सिद्धांत बनाया तो सिद्धांत की शुरुआत ही गलत थी, ये आलोचकों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, आलोचकों का कहना है, जो आलोचना कर रहे हैं उनका कहना है कि सिद्धांत की शुरुआत ही दोषपूर्ण थी। दोषपूर्ण किस प्रकार से थी कि अगर मोंटेस्क्यू साहब फ्रांस छोड़कर किसी अन्य देश में गए होते जहां पूर्ण रूप से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता और वहां से इस सिद्धांत की शुरुआत की होती, उससे प्रेरित होकर अगर इस सिद्धांत को मोंटेस्क्यू साहब ने लिखा होता तो हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते। परंतु इन्होंने जो निर्माण किया है इस सिद्धांत का, ये ऐसी जगह से हुआ, इसका निर्माण हुआ है जहां पर खुद ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ना उस समय लागू था और ना ही आज लागू सिद्धांत। दोस्तों नेक्स्ट है अव्यवहारिक सिद्धांत। जिस प्रकार से मोंटेस्क्यू साहब ने कहा है कि सरकार के तीनों अंगों का पृथक्करण आवश्यक है, पूर्ण पृथक्करण आवश्यक है, तो दोस्तों उनका जो ये शब्द था पूर्ण पृथक्करण का, यही अव्यवहारिक हो जाता है। एक्चुअल में अगर तीनों जो अंग है सरकार के, तीनों को पृथक करना अच्छी बात है, परंतु पूर्ण रूप से पृथक करना दोस्तों किसी भी लोकतंत्रात्मक देश के लिए ना उचित है और ना ही व्यवहारिक है। क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि अगर तीनों को अलग अलग पूर्ण रूप से अगर उनको जो है पृथक कर दिया गया तो कहीं ना कहीं वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, इस कारण से ये व्यवहारिक नहीं है। और तीनों शासन है, तीनों अंग शासन के,
इन तीनों अंग दोस्तों समान स्तर के नहीं हो सकते। तो आलोचकों का कहना यही है कि मोंटेस्क्यू साहब ने जैसे ही ये सिद्धांत दिया है, अपने इस सिद्धांत में शासन के तीनों अंगों को समान स्तर दिया है। उनको कहा है कि तीनों के पास समान शक्तियां होनी चाहिए, तीनों के पास समान स्तर होना चाहिए, जो कि ये भी व्यवहारिक नहीं है। किसी भी देश के लोकतंत्र, किसी चाहे लोकतंत्र देश हो या किसी भी प्रकार का दोस्तों वो देश हो, उसमें अगर जो तीन अंग है, तीनों में अधिकतर देखा गया है कि वहां की विधायिका ही सर्वोच्च होती है। और उसका कारण ये होता है कि विधायिका ही एक ऐसी चीज होती है जो जनता के द्वारा चुनकर जाती है, इसी कारण से उसके पास सर्वोच्च शक्तियां विद्यमान होती है। ठीक है। और नेक्स्ट है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण आवश्यक नहीं है। तो आलोचकों का कहीं ना कहीं ये कहना भी सही है कि शक्ति पृथक्करण, अगर मोंटेस्क्यू साहब कहते हैं कि भाई अगर व्यक्ति को स्वतंत्र रहना है, अगर कोई भी राष्ट्र चाहता है कि उसकी जनता स्वतंत्र रहे, तो उसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाना ही होगा। तो ये बात गलत हो जाती है। और गलत किस प्रकार हो जाती है दोस्तों, इसको गलत करता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को अगर देखा जाए, इंग्लैंड को देखा जाए, तो वहां पर दोस्तों शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ना पहले लागू था और ना आज वर्तमान में लागू है, परंतु फिर भी वहां की जनता अन्य देशों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र है। और इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण आवश्यक नहीं है, आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है। और प्रजातंत्र में यह सिद्धांत आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कि वो इसलिए आवश्यक नहीं किसी भी प्रजातंत्र देश में, क्योंकि सरकार का चुनाव होता है वो जनता के माध्यम से होता है। जनता खुद चुनकर अपने सरकार लेकर आती है, अपने प्रतिनिधि चुनकर लाती है। ठीक है। तो प्रतिनिधियों के हाथों में ही अगर शासन रहता है, जो प्रतिनिधियों को जनता चुनकर सरकार में भेज रही है, अगर उन प्रतिनिधियों के पास में ज्यादा शक्ति होती है, ज्यादा पावर होगी, तो वो प्रतिनिधि किसी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जनता के अधिकार अधिक समय तक जो है सुरक्षित बने रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत राज्य की संप्रभुता का विभाजन का घोतक। तो शक्ति पृथक्करण का जो ये सिद्धांत दिया है मोंटेस्क्यू साहब ने, इस सिद्धांत के आधार पर दोस्तों कहा जा सकता है कि ये जो सिद्धांत है ये संप्रभुता का विभाजन करने वाला सिद्धांत है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि तीनों अंगों को अगर पूर्ण रूप से अलग कर दिया जाता है, तो तीनों अपने अपनी शक्तियों का जो है शुरुआत कर देंगे, अपने अपने शक्तियों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। तो इस प्रकार से संप्रभुता बढ़ जाएगी। और संप्रभुता क्या होती है आपको पता ही है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि संप्रभुता एक ऐसी चीज होती है जो पूरे राष्ट्र में किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास होती है। लेकिन अगर तीनों अंगों को पूर्ण रूप से अलग अलग कर दिया जाएगा, तो शक्तियां भी दोस्तों तीनों अंगों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। ठीक है। और जिस कारण से संप्रभुता का भी विभाजन हो जाएगा। और संप्रभुत्व का विभाजन अर्थात किसी भी देश की आत्महत्या, अर्थात उस देश का नष्ट होना। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का टॉपिक क्लियर होता है दोस्तों, कंप्लीट होता है। इसमें अभी तक अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं लगनी चाहिए। प्लीज आप वीडियो को लाइक करते चला करें और अपने दोस्तों में जितने भी अपने दोस्त हैं, जो भी आपके हम साथी, सभी को शेयर करते चलिए वीडियो को, ताकि इसका लुत्फ अधिक से अधिक लोग उठा पाए। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार की मैं फैसिलिटी आप लोगों को दे रहा हूं ना बीए के अंदर, आप यकीन मानिए पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि बीए के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको डिटेल में पढ़ा भी रहा हो, आपको नोट्स के रूप में क्लास नोट्स भी दे रहा हो, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हो, और साथ ही साथ में डाउट क्लियर करने के लिए दोस्तों आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हो, ऐसा पूरे व्हाट्सएप पे कौन है? जरा मुझे ही बता दीजिए दोस्तों। कोई नहीं मिलेगा पूरे बीए के लिए। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बीए के फर्स्ट ईयर के साथ ही हूँ, बीए फर्स्ट ईयर में मैं आपके पूरे साथ में हूँ, सेकेंड ईयर में आपके साथ रहूंगा, थर्ड ईयर में आपके साथ रहूंगा, और साथ ही साथ में जब आपकी बीए कंप्लीट हो जाती है, तो बीए कंप्लीट होने के बाद भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए दोस्तों आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या चाहे किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी हमारा पूरा सहयोग आपको रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, बने रहिए आप इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।